ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना देख लिया था कि वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी गैसेस का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए क्या होगा। तो सबके लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट करना देख लिया था। ठीक है, तो आज अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग बात करते हैं इंथैल्पी की। हम बात कर रहे हैं इंथैल्पी। इसको हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इंथैल्पी होती क्या है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। तो हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। क्लियर है। तो हीट ही आपका क्या है, हीट ही आपका इंथैल्पी है, लेकिन कब, जब हम लोग प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, प्रेशर को हम लोग रखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर को हम लोग रखेंगे कांस्टेंट। अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकली, मैथमेटिकली तो इंथैल्पी इज डिफाइंड एज, enthalpy is defined as, enthalpy is defined as, ठीक है। क्या होता है मैथमेटिकली इंथैल्पी, H इज इक्वल टू U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV। H क्या है, सृष्टि, तो H यहाँ पे इंथैल्पी है, U क्या है, इंटरनल एनर्जी है, P क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, और V क्या है, वॉल्यूम। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंथैल्पी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है। तो हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर तुम यहां से लिखना चाहोगे तो क्या होता है, इट इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, इट इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होता है। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंथैल्पी। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है एक्सटेंसिव देव, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, यानी कि इंथैल्पी जो होता है मास डिपेंडेंट होता है, ये मास पे डिपेंड करता है। क्लियर है। और देखो जो भी फंक्शन, जो भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, जो मतलब स्टेट फंक्शन होते हैं, उन केस में अगर हम लोग बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। तो इंथैल्पी भी क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंथैल्पी हमेशा ही क्या होगा, जीरो। याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंथैल्पी हमेशा ही क्या होगा, जीरो। साइक्लिक के लिए, साइक्लिक के लिए, ठीक है। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस अगर हम लोग बात करें तो इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी, सेम। और इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम होगी तो चेंज क्या होगा, जीरो। क्योंकि चेंज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम, लेट अस considered a system, let us consider a system changes from, let us consider a system changes from initial state 1 to, initial state 1 to final state 2, final state 2, फाइनल स्टेट टू एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कोई सिस्टम है जो इनिशियल स्टेट से कहां जा रहा है, फाइनल स्टेट पे, और प्रेशर को हम लोग क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करें इसे हम ले इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम लोग क्या ले लें, इक्वेशन फर्स्ट ले लें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर इनिशियल स्टेट पे हम लोग लिखना चाहें इंथैल्पी तो क्या हो जाएगा देव, इनिशियल स्टेट पे
तो H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1। बिल्कुल H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1, क्योंकि हम लोग प्रेशर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। तो प्रेशर में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन से, सेकंड ले लेते हैं। और फाइनल स्टेट पे अगर हम बात करें तो X2 इक्वल टू U2 फाइनल स्टेट पे क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2। इससे हम लोग कर लें इक्वेशन थर्ड। और अगर हम लोग यहां से बात करें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड इक्वेशन सेकंड, क्या हो जाएगा बताओ? H2 माइनस H1, सृष्टि कोई डाउट है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? U2 माइनस V1 U1, हाँ U1 U2 माइनस U1 और प्लस P कॉमन कर लेंगे, हाँ क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 V1। और यहाँ से H2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U और प्लस P डेल्टा V। and this is the enthalpy change for any process. This is the enthalpy change for any process. किसी भी प्रोसेस के लिए अगर enthalpy change आपको निकालना है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई डाउट है सृष्टि? अब देखो कुछ डिडक्शन हम लोग इसमें देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख रहे हैं। इतना तो नोट कर लिए? हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देख लो एक बार, क्लियर है सृष्टि? तो किसी भी प्रोसेस के लिए इंथैल्पी चेंज क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस P प्लस डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है? क्योंकि थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन होता है तो हम लोग हमेशा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज निकाल सकते हैं। हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे, ऊपर वाला साफ कर दो, ये साफ कर दो। देखो ये हो गया ना, यहाँ से ऊपर वाला हो गया। नोट कर रहे हो ना तुम लोग? यस ठीक है। बाकी नोट्स में सारा चीज लिखा हुआ है, नोट्स का पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो वहां से तुम लोग नोट्स देख सकते हो। ठीक है? और सृष्टि डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो सम डिडक्शन हम लोग देख रहे हैं, सम डिडक्शन। ठीक है, पॉज करो। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं सम डिडक्शन, सम डिडक्शन। सम डिडक्शन तो सम डिडक्शन क्लियर? इंथैल्पी का फॉर्म क्या मिला था देव? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U P प्लस डेल्टा V डेल्टा। ये एक्सप्रेशन मिला था इंथैल्पी चेंज किसी भी प्रोसेस के लिए। अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किससे हम बात करें? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बताओ। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर हम लोग बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे? माइनस P डेल्टा V। क्या होता है? माइनस P डेल्टा V। तुम लोग जाके देख सकते हो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन क्या होता है? माइनस P डेल्टा V। यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? Q और माइनस P डेल्टा V। और प्रोसेस हम लोग क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे? QP। अब इसकी डेल्टा U की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो। ठीक है, इक्वेशन थर्ड तो हम कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हम लोग आगे इक्वेशन अगर फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U की जगह क्या लिख सकते हैं? QP माइनस P डेल्टा V लिख सकते हैं। डेल्टा U की जगह क्या रख सकते हैं? QP माइनस P डेल्टा V और प्लस क्या हो जाएगा? P डेल्टा V। और P डेल्टा V क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यानी कि इंथैल्पी चेंज किसके इक्वल हो गया? यानी कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज।
इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है हमेशा किसके इक्वल होता है? इंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। तो जब भी आपसे ये बोले कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैलकुलेट करो तो आप डायरेक्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंथैल्पी चेंज, और वही क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। अगर हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो। यानी कि डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू भी। यानी कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू at constant volume is equal to constant volume is equal to internal energy, is equal to internal energy। क्लियर है? तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू के। और अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो। क्योंकि जब तक वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तब तक वर्क नहीं होता है। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। वर्क तभी होगा जब वॉल्यूम में चेंज आएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में जब चेंज ही नहीं आएगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। और वर्क डन जीरो तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके इक्वल हो जाएगी? हीट एक्सचेंज। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है हमेशा किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। तो नोट कर लो इसे। तो हम लोग इसके लिए देख रहे हैं किसी भी गैसियस रिएक्शंस के लिए हम लोग देख रहे हैं एंथैल्पी चेंज क्या हो। बहुत ही आसान है, देखो तुम लोग कर सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, जनरली द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। किसी भी रिएक्शंस को हम लोग जनरली किस पे कराते हैं? टेंपरेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। 99% या 99% या 100% रिएक्शन तुमको मिलेंगे जिसको हम लोग कहाँ कराते हैं? कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे। ठीक है? तो यहां पे पहले तुम लोग एक पॉइंट लिख लोगे, जनरली द रिएक्शन इज कैरिड आउट, जनरली द रिएक्शन इज कैरिड आउट, द रिएक्शन इज कैरिड आउट, generally the reaction is carried out at constant temperature and pressure। तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख के हम लोग रिएक्शन को कराते हैं। क्लियर है? लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, समझ लो पहले, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। ठीक है? रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है, जो सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, जो सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और इनके कोफिशिएंट जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। नींद आ रही है सृष्टि? रात में सोए नहीं हो? इतना पढ़ना नहीं है, रात में जगना नहीं जाना। ठीक है? तो कोई ए भी रिएक्टेंट है जो सी और डी प्रोडक्ट बना रहा है, और जिसके कोफिशिएंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, और सारे गैसियस फेज में, सारे क्या है? गैसियस फेज में। इस फेज में गैसियस फेज। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डेल्टा एनजी हम लोग निकालते हैं। डेल्टा एनजी क्या होता है? तो याद रखना है आपको, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एनजी को निकालने के लिए। क्लियर है? और यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा एनजी हम लोग निकाल सकते हैं गैसेस। अब मैंने बताया था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्स। स्टोइकोमेट्री हमने पढ़ रखा है कहां पे? ठीक है? अगर नहीं पढ़े हो तो तुम स्टोइकोमेट्री यूट्यूब पे सर्च करोगे नीति जी क्लासेस में, तो तुम्हारे स्टोइकोमेट्री का पूरा एक लेक्चर है, वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा।
ठीक है, स्टोइकोमेट्री का पूरा कंसेप्ट बताया हुआ अच्छे से सृष्टि। ठीक है, तो फुर्सत हो तो देख सकते हो, स्टोइकोमेट्री के बारे में पूरा बताया हुआ डिटेल। तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट होते हैं वही क्या होते हैं, मोल्स। इनके मोल्स होते हैं। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हो जाएंगे सृष्टि, स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी माइनस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, और ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा एन। क्लियर है, क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी। नेक्स्ट, सपोज द फिजिकल कांस्टेंट, suppose the physical constant changes from initial state 1 to final state 2. Physical constant changes from initial state 1 to final state 2. देखोगे, समझोगे सारे लोग। कोई फिजिकल कांस्टेंट जो है इनिशियल स्टेट 1 से कहां जा रहा है फाइनल स्टेट 2 पे, तो आप लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV nRT। PV nRT। अगर इनिशियल स्टेट पे हम बात करें, कहां बात करें, इनिशियल स्टेट में अगर हम बात करें तो देखो रिएक्शन जनरली कहां होता है, कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे। तो प्रेशर और टेंपरेचर क्या रहेगा, क्योंकि पहला पॉइंट हमने यही लिखा था, जनरली द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम में चेंज होगा ना, यानी PV1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1RT। R तो कांस्टेंट ही होता है, T कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि टेंपरेचर प्रेशर हमने क्या रखा है कांस्टेंट। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और फाइनल स्टेट पर हम लिखना चाहे सृष्टि, क्या हो जाएगा PV2 इज इक्वल टू N2RT। इक्वेशन सेकंड। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा PV2 माइनस V1 RT N2 माइनस, और RT कॉमन कर लेंगे N2 माइनस N1। अब बताओ यहां से हम लिखना चाहे तो P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 यानी फाइनल मोल्स माइनस इनिशियल मोल, फाइनल मोल माइनस इनिशियल मोल डेल्टा एन जी, यानी P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT डेल्टा एन जी। बिल्कुल रख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां से हम लिखना चाह रहे हैं ऑलरेडी नो, और we already know that, we'll already know that, हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर है, अब यहां से P डेल्टा V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें वहां पे, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। एंड दिस इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ गैसियस रिएक्शन। ठीक है, किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज निकालना हो तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। आसान है, कर सकते हैं, नोट कर ले। पहुंच क्या करना है आपको, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है डेल्टा H और डेल्टा U। बहुत ही आसान है, सिस्टर देख लो, बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए बताओ एंथैल्पी चेंज और इंटरनल चेंज में रिलेशन क्या होता है, अभी बताया था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। क्लियर है, अब देखो अगर हम लोग डेल्टा Ng निकालना चाहिए, फर्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हम लोग लिखना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। बताओ अगर हम लोग इसके लिए डेल्टा Ng निकालना चाहें तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि 2 माइनस 1 प्लस 3 1 प्लस 3, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 1 और प्लस 3। कोई डाउट है, तो अगर हम डेल्टा Ng से देखें तो डेल्टा Ng कितना मिल गया -2, और आपको पता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा U, और डेल्टा Ng कितना हो जाएगा -2 RT। अब देखो यहां से डेल्टा U में कुछ माइनस करना पड़ रहा है, तब किसके इक्वल हो रहा है
डेल्टा एच। यानी कौन बड़ा होगा? डेल्टा एच। डेल्टा यू ग्रेटर देन डेल्टा एच। हाँ हाँ देखो माइनस अब मेरे में से कुछ कम करना पड़ा था जब इक्वल हो, हाँ, मतलब मैं बड़ा हूं ना तभी तो, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या होगा? ग्रेटर देन डेल्टा एच। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान, और इस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो जितना मैं करा रहा हूँ, एक डॉट भी तुम्हारा नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, एक डॉट भी कुछ भी अलग से नहीं आने वाला है। तो अगर अच्छे से जितना मैं करा रहा हूँ और करते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। बस यही है नहीं सर। हाँ दूसरा कर लेते हैं, सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 और +1 2 और -1 यानी कि 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा? 1 × RT। यानी कि डेल्टा यू में कुछ जोड़ना पड़ रहा है तब डेल्टा एच का इक्वल हो रहा है, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा? बड़ा होगा। डेल्टा एच क्या होगा? बड़ा। डेल्टा यू से बड़ा। नेक्स्ट सी, समझ गए ना कैसे? अब देव के एज में जो उम्र है उसमें कुछ जोड़ना पड़ा तो मेरे इक्वल हो रहा है, मतलब मैं क्या हूं? बड़ा हूं। तो सिंपल है, डेल्टा एच क्या होगा? बड़ा, ग्रेटर देन डेल्टा एच। लास्ट है आपका क्या बताओ? डेल्टा एन जी देव क्या हो जाएगा? लास्ट वाले का गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 - 1 + 1 0 0 यानी कि 2 - 2 0 2 - 2 क्या हो जाएगा? यानी कि डेल्टा एच किसके इक्वल होगा? डेल्टा यू। तो इस तरह से आपसे रिलेशन पूछ लेता है डेल्टा एच और डेल्टा यू में। नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। नोट करो, पॉज करो। देखो क्या क्वेश्चन सृष्टि, तो बोल रहा है कि द हीट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसका हीट आपको दे रखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना? इतना -1228 किलो कैलोरी, और टेम्परेचर कितना है? एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आपको क्या निकालना है? हीट निकालना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंसेप्ट अगर तुम समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कंसेप्ट नहीं समझे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या है रिएक्शन? C8H C10H18 है, C10H8 और ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। प्लस 12O2 किस फॉर्म में? ये गैसेस फॉर्म में। गिव 10 CO2 गैसेस फॉर्म में, और प्लस 4H2O लिक्विड फॉर्म। ये रिएक्शन आपको दे रखा है, और इसी के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट एक्सचेंज होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था, जब मैंने एंथैल्पी आपको बताया था तो हमने बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज के। किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। और अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज जो होता है एंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है, और यही हम लोग का क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए ये रिलेशन आपको पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। सृष्टि पता ही है। अब देखो हम लोग को डेल्टा यू गिवन है, देखो डेल्टा यू कितना गिवन है बताओ? बोल रहा है कि हीट जो रिएक्शन का हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो कितना है? -12 28 यानी कि हम लोग को डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा यू, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। और इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है? -1228 किलो कैलोरी। कोई डाउट है देव? नहीं। तो डेल्टा यू तो हम लोग गिवन है। अब देखो अगर हम ऐसे लिखना चाहे डेल्टा एनजी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम लोग गलती क्या करते हो? डेल्टा एनजी कितना होगा देखो समझ लो, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 10, यानी गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात, तो गैसियस फॉर्म में सिर्फ कौन है? CO2।
अच्छा गैसेस फॉर्म वो गैसियस फॉर्म में सिर्फ CO2 है ना, हाँ। सॉलिड और लिक्विड को हम लोग कंसीडर नहीं नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 12 और क्या C10H18 के मोल्स को लेंगे, क्या पे कंसीडर करेंगे? नहीं, सॉलिड फॉर्म में हम लोग को सिर्फ किसको कंसीडर करना है? गैसियस को। तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना मिल जाएगा? -2। अब देखो R की वैल्यू कितनी होती है, तो जब भी एनर्जी के फॉर्म में आपको R की वैल्यू रखनी है तो 8.314 कैलोरी जूल। लेकिन हम लोग को यहाँ पे किसमें दे रखा है? कैलोरी में। तो कैलोरी में कर लेते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर। कितना होता है? R की वैल्यू कितनी होती है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर। अगर कैलोरी में रखना है, जूल में रखोगे तो क्या होगा? 8.314 जूल पर केल्विन पर। कोई डाउट है? अब देखो सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम लोग क्या निकालना था? इंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो इंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकालना था, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है किसके इक्वल होता है? इंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। और यही हम लोग को इंथैल्पी चेंज इनडायरेक्टली निकालना है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा U। बताओ कितना है डेल्टा U की वैल्यू? -1 to 28। और देखो किलो कैलोरी में है तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? कैलोरी में। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ और माइनस डेल्टा NG। बताओ कितनी वैल्यू है? -2 इंटू R की वैल्यू कितनी लेंगे? 2। और टेम्परेचर कितना लेंगे आप? टेम्परेचर कितना लेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? केल्विन में। यानी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 25 में क्या ऐड कर देंगे? 273। यानी यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा? 298 केल्विन। बताओ इससे आसान क्वेश्चन होता है क्या? ठीक है, तो इनटू क्या हो जाएगा? 298 हो गया। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये भी किसमें आ गया? कैलोरी में। ये भी कैलोरी में। और डेल्टा H यहां से निकालो कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से। ठीक है, तो डेल्टा H आ जाएगा 122 -122 9392। और ये किसमें आ गया? कैलोरी में। किलो कैलोरी में करना है, क्या हो जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू -122.9392 किलो कैलोरी। किलो में तो था, हमने चेंज करा था। हाँ, तो यहां से आप जो हमने कैलोरी में चेंज कर दिया था ना, यहाँ पे हमने कैलोरी में इसको किलो कैलोरी को किसमें चेंज कर दिया था? देखो यहाँ पे किलो कैलोरी में था तो इसको हमने कैलोरी में चेंज कर दिया था, 10⁻³ मल्टीप्लाई करके। लास्ट में जो हमें कैलोरी में मिला और कैलोरी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें मिल जाएगा हम लोग को? किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। देखो एनर्जी क्या होती है? जूल या कैलोरी। आसान है, कर सकते हैं। कोई डाउट है? नोट कर लो, कुछ कर दो। कुछ भी डाउट क्लियर? देखो एक बार फिर से समझ लो। देखो किसी भी रिएक्शंस के लिए आपको अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है आपको? इंटरनल एनर्जी चेंज। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज हमेशा किसके इक्वल? इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। और इंटरनल एनर्जी चेंज आपको कितनी गिवन है? -1228 किलो कैलोरी। पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए आपको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कितना एक्सचेंज हो रहा है ये बताना है। और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज किसके इक्वल होता है सृष्टि? एंथैल्पी चेंज के इक्वल। और आपको पता है डेल्टा H और डेल्टा U में किसी भी रिएक्शन के लिए रिलेशन क्या होता है? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। डेल्टा NG निकाल लेंगे। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है। तो गैसियस मोल्स प्रोडक्ट के कितने हैं? 10 और माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं? 12। तो 10 - 12 -2। और R की वैल्यू आपको कैलोरी के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या होता है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज जो आपकी हुई वो किसमें थी? किलो कैलोरी में। तो इसको किलो कैलोरी में हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे? कैलोरी में। कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ और डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? -2। आर की वैल्यू कितनी है? 2। टेम्परेचर कितना है? 298। यहाँ पे रख लेंगे। कैलोरी में आपको वैल्यू मिल गया, 1000 से डिवाइड किया किस मिल गया? किलो कैलोरी। पॉज करो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया। तो कितना आ गया आपका? -1229.392। लेकिन किसमें आपको एंथैल्पी मिल गई आपको? किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग लिखोगे जल्दी से फास्ट। द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन। पॉज कर दो, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। इसका आंसर मुझे बता देना कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14
14 जो है सोल्ड एग्जाम्पल। देखो ऑन कर दिए, ऑन कर दो, ऑन कर दी। ठीक है। देखो यही आया। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो देखो यहाँ से क्या रिएक्शन आपका गिवन है। तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। याद रखना है ये रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ से डेल्टा Ng की, बताओ डेल्टा Ng आपकी कितनी होगी। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो गैसियस मोल सिर्फ कौन है, CO2 है गैसियस फॉर्म में, यानी कि 1, और कोई भी रिएक्टेंट में गैसियस फॉर्म में आएगा नहीं, तो 1 का 1 ही रह जाएगा। और देखो इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्या गिवन है, इंथैल्पी चेंज गिवन है, यानी कि डेल्टा H आपको गिवन है कितना, 176 किलो जूल पर मोल, 176 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना, 1000 केल्विन। और आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज में रिलेशन क्या होता है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा H आपको कितना दे रखा है, 176, कितना दे रखा है, 176, 176, लेकिन किलो जूल में, किसमें है, किलो जूल में। तो या तो इसको जूल में चेंज कर लो, या तो R को किलो जूल में रख लो। R में हम क्या करेंगे, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर ले, या इसको तुम जूल में कर लो, तो इसी को हम लोग किलो जूल में कर लेते हैं। अब डेल्टा यू, हम लोग डेल्टा यू तो निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, और डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है, 1, और R की वैल्यू हमें बताओ कितनी होगी, 8.314, लेकिन ये जूल में होता है, किलो जूल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ और टेम्परेचर आपका कितना है, 1000। तो ये 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 176 माइनस 8.314। बताओ कितना आ जाएगा डेल्टा U, 167.686 किलो जूल, 686 किलो जूल। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी, यही पूछा था आपसे, आसान था क्वेश्चन, बस फॉर्मूला पुटिंग था। कोई डाउट है इसमें सृष्टि? सर ये जो 8.314 आया है, ये R की वैल्यू होती है, याद रखना है। देखो R की वैल्यू जब भी एनर्जी के फॉर्म में आपको रखना हो तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, और 1000 से डिवाइड करेंगे मतलब 10⁻³ और कैलोरी में आपको रखना है तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और R की वैल्यू से डरने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में गिवन होगा 100%। इसकी वैल्यू हमेशा गिवन होती है, इसकी तो गिवन होती है, क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही गिवन होती है, तो इसलिए डरना नहीं है। साफ करो इसे, बिल्कुल हो गया सबका। कोई डाउट है तो इस पे क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं आप लोग, पॉज कर दो। देखो तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सृष्टि, कैपिटल C। हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो किसी भी बॉडी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज या टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो किसी भी बॉडी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको बढ़ाना है या 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाना है, उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगा वही आपका क्या होगा, हीट कैपेसिटी। तो लिख लो हीट कैपेसिटी में यहाँ पे the amount of heat required, the amount of heat required, the amount of heat required to raise, the amount of heat required to raise the temperature of a body, the amount of heat required to raise the temperature of a body या टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बोल सकते हो, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, कोई भी हो सकता है, इज कोल्ड या इज नोन एज हीट कैपेसिटी, इज नोन एज हीट कैपेसिटी। क्लियर है। अब देखो मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें, मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं,
और सही फिल कर लेते हैं। मैथमेटिकली हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सृष्टि? तो C इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं देव? तो Q बाई डेल्टा टी। C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई डेल्टा टी। तो देख लो यहाँ पे, तो अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यहां से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर कैपिटल C हीट कैपेसिटी को लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। अगर हम लोग यूनिट की बात करें, बताओ यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? तो हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल या कैलोरी। तो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन, कोई भी लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखो हीट कैपेसिटी कैन also be defined at constant temperature and pressure, तो हीट कैपेसिटी को हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो वॉल्यूम लिखा है, कांस्टेंट, हाँ वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पर लिखना चाहें तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Qp डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी चेंज के इक्वल, यानी कि Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कोई डाउट है? नहीं। अगर हम बात करें इसकी डाउट है कोई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बताओ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Qv डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज किसके इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है ना? तो हम लोग हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से तुम नोट करो, पॉज कर दो। देख रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसके बाद देखेंगे। अच्छा, तो कैपिटल C और M हम लोग लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को। तो मोलर हीट कैपेसिटी में लिख लोगे, तो जब भी किसी एक मोल सब्सटेंस, किसी भी एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहां पे तुम लिख लोगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature of the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी, इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है? अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें यहां से सृष्टि क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो ये सीएम जो है चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार नहीं है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो एग्जाम में चीफ मिनिस्टर लिख के मत आया, ठीक है। क्या है ये, मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो अगर हम यहां से सीएम इज इक्वल टू लिखना चाहे मुख्यमंत्री को तो क्या लिख सकते हैं, तो हीट रिक्वायर्ड यानी कि हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, हीट कैपेसिटी पर मोल। और बताओ हीट कैपेसिटी आपकी क्या होती है, Q बाई डेल्टा टी इंटू एन, क्योंकि पर मोल के लिए हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है? तो यहां से सीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू एन। और यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, तो कैलोरी पर केल्विन पर मोल या जूल पर केल्विन पर मोल।
कोई डाउट है? और अगर हम लोग बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? देखो कांस्टेंट प्रेशर पे तो मुख्य मंत्र जो होंगे कांस्टेंट प्रेशर पे वो क्या हो जाएंगे? एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी QP डिवाइडेड बाय डेल्टा T इनटू N। और ये QP किसके इक्वल होता है कांस्टेंट प्रेशर पे? हीट एक्सचेंज, एंथैल्पी चेंज के इक्वल, एंड डेल्टा H डिवाइडेड बाय डेल्टा T इनटू N। कोई डाउट है? नो। ठीक है। और अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा? तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होगी वो किसके इक्वल होगी? इंटरनल यानी कि QV डिवाइडेड बाय डेल्टा T इनटू N। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज हमेशा किसके इक्वल? इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल, यानी कि डेल्टा T इनटू N डिवाइडेड बाय, एंड दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़े, इसे साफ करो, पॉज करो। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल सी, याद रखना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल सी से। बाकी और भी डिफरेंट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? जब भी किसी 1 ग्राम सब्सटेंस को, जब भी किसी 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 kg सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है या 1 kg सब्सटेंस है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होगा वही आपका क्या होगा? मोलर नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो लिख लो इसमें दोनों, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लिखते चलो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise, the amount of heat required to raise the temperature of, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance, 1 ग्राम या 1 kg दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस by 1 degree Celsius, amount of heat required to raise the 1 gram of substance by 1 degree Celsius या 1 Kelvin, by 1 degree Celsius या 1 Kelvin या 1 Kelvin is called specific heat capacity, called specific heat capacity। यानी सिंपल अगर हम बात करें तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास अगर हम ले लें, क्या ले लें? पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें, अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? स्मॉल सी इज इक्वल टू, तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास डेल्टा टी एम, यानी कि C डिवाइडेड बाई M, C डिवाइडेड बाई M, M क्या है? मास है। और C को हम क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T और इनटू M। क्लियर है? तो यहां से ये स्मॉल सी कैपिटल सी, थोड़ा सा स्मॉल सी लिख लो, छोटा सा, ठीक है। तो इसको अगर यूनिट की हम लोग बात करें, इसकी यूनिट की क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन पर केजी या ग्राम या कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम या जूल पर केल्विन पर केजी भी हम लोग ले सकते हैं, पर केजी के लिए भी हम लोग ले सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर पे तो डायरेक्ट लिख दूं अब। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम बात करें तो स्मॉल सी पी, देखो ये स्मॉल सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्मॉल सी पी क्या हो जाएगा? क्यूपी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इनटू एम। और बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज हमेशा किसके इक्वल? एंथैल्पी चेंज के इक्वल, यानी डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इनटू एम। कोई डाउट है देव? और अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज हमेशा किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल, यानी क्यू किसके जो इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इनटू एम। तो इस तरह से हम लोग
और ये स्मॉल सी है, याद रखना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल सी से। नोट कर लो जल्दी से, साफ करो इसे। 60 हो गया, नोट कर जल्दी से। तो बहुत ही आसान है, पॉज कर दो।